ये स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग आजकल पढ़ रहे थे समय दूरी। समय दूरी दरअसल तीन हिस्से में है। समय दूरी, रेलगाड़ी और धारा। तीनों एक ही हिस्से के, एक ही वस्तु के तीन पहलू है और तीनों के अपने मतलब हैं। जिसमें हम लोगों ने समय दूरी पर सवाल किए, हमने रेलगाड़ी पर सवाल किए। अब नाव धारा पर बात होनी है। नाव धारा क्या है, इसके सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, आइए चर्चा करते हैं। नाव धारा, नाव और धारा। अब नाव धारा का बोट एंड स्ट्रीम की बात हो रही है। इस समय दूरी का जो मूल कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक छोटा सा अंतर आ पाता है, बस उसके सापेक्ष चाल को लेकर के। बाकी कोई अंतर नहीं है नाव धारा में। आप समझ पा रहे हैं? केवल एक दूरी, एक अंतर आता है केवल, जो उसके सापेक्ष चाल को शो करता है। सापेक्ष चाल का क्या मतलब होता है कि जैसे आप जमीन पर जब आप चलते हैं तो जिस दिशा में एक कार जा रही है, उसी दिशा में अगर दूसरी कार जा रही है तो उसे समान दिशा कहा जाएगा। और समान दिशा में चाल हमारे पास हो जाती थी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत दिशा में अगर हम कोई कार चलाते हैं तो उसकी चाल हो जाती थी x प्लस वाई, यानी कि जुड़ जाती थी। लेकिन अगर आप नाव धारा में जाएंगे तो जिस दिशा में नदी जा रही है उस दिशा में अगर हम नाव चलाएंगे तो समान दिशा हो गई, वहां पे दोनों की चाल प्लस कर दी जाएगी और अपोजिट चलेंगे तब माइनस कर दी जाएगी। केवल इतना सा अंतर है ना। तो आओ एक चर्चा कर लेते हैं। चर्चा कैसे करना है आओ बताते हैं। कि जैसे मान लीजिए कोई नदी है, वो पहाड़ से निकलती है और समुद्र में चली जाती है। ऐसे ढलान बना देता हूं। तो एक व्यक्ति है, मतलब नदी जा रही है, ऐसे नदी जा रही है, समुद्र की तरफ जा रही है, अपने आप जा रही है, उसको कोई मोटर नहीं लगी है ना, ढलान की वजह से जा रही है। एक व्यक्ति जब तैराकी सीखता है या बोटिंग सीखता है तो उसे सलाह दिया जाता है कि वह स्टिल वाटर में सीखे, रुके हुए पानी में, शांत जल में। शांत जल में उसको सीखना चाहिए। शांत जल में जब सीखेगा तो एक उदाहरण लेते हैं, मान लो सीख लिया और शांत जल में उसकी चाल आ गई। कितनी आ गई? शांत जल में उसकी चाल आ गई 11 किलोमीटर प्रति घंटा। उस शांत जल में तैरना जान गया। अगर पानी रुका रहे 1 घंटा के अंदर वो 11 किलोमीटर तैर ले जाएगा। जब वो सीख लिया तो अब वो उस नदी में आया, जो नदी ऑलरेडी बह रही थी। मान लो जो नदी बह रही थी उसकी चाल थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। मान ले शांत जल में वो चल रहा था 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो नदी में आया है तैरने के लिए, तो वह नदी ऑलरेडी चल रही थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ धारा के साथ उसकी चाल क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे धारा के साथ, धारा के साथ। इसको धारा के अनुकूल भी कहते हैं, इसको अंग्रेजी में डाउन स्ट्रीम भी कहते हैं, है ना। धारा के साथ या अनुकूल या अंग्रेजी में डाउन स्ट्रीम, ये इतने सारे शब्द इसलिए लिख दिए कि तीनों इस्तेमाल होते हैं इसमें। आप जब किताब में देखेंगे धारा के साथ जा रहा है, चाहे धारा के अनुकूल जा रहा है या डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तीनों का एक ही मतलब हुआ। तो ऐसी स्थिति में दोनों जोड़ दिया जाएगा। इसकी चाल है 11, इसकी चाल है 3, उत्तर आ जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, धारा के साथ उसकी चाल आ जाएगी। और अब धारा के विपरीत चलेंगे। देखो धारा के विरुद्ध, विपरीत, और यहां पर अनुकूल की जगह प्रतिकूल हो जाएगा, प्रतिकूल। और इसको अप स्ट्रीम कहा जाता है, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम चाल क्या हो जाएगी? आप खुद सोचो कि कोई आदमी है जो इस दिशा में उल्टा चलने जा रहा है, तो 1 घंटा में 11 किलोमीटर ऊपर जाएगा, 11 किलोमीटर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब 11 किलोमीटर जा रहा होगा तो नदी उसको 3 किलोमीटर वापस ले आएगी, 11 जाने नहीं देगी, क्योंकि जिस पर चल रहे हो आप वो खुद चलायमान है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? 11 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया। अब प्रश्न अभी यहां तक हम लोग समझ चुके हैं कि हमारा जो अनुकूल चाल है और प्रतिकूल चाल है कैसे निकलता है। और प्रश्न इससे थोड़ा सा गहरा है। प्रश्न ये कह रहा है, अब हमने यहाँ 3 हटा दिया, यहाँ 11 हटा दिया। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, एक नाव है, नाव ही मान लेते हैं, एक नाव है
जो धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है तथा धारा के विरुद्ध 8 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है, तो उस नाव की शांत जल में चाल बता दो तथा धारा की चाल बता दो। है? दोनों अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह दोनों चाल दिया जाएगा और दोनों चाल देकर के यह पूछ लिया जाएगा कि बताओ उसकी शांत जल में चाल क्या है और धारा की चाल क्या है। तो आपको क्या करना होगा, शांत जल में नाव की चाल निकालने का तरीका। शांत जल में चाल अगर आपको निकालना है तो तरीका होता है कि दोनों दिया रहेगा, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दिया जाए बस। यानी कि आप क्या करेंगे, 14 और प्लस 8/2 कर दीजिए। तो देखो 14 8 होता है 22, 22/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, जो वहां हमने लिखा था। ऐसे ही अगर धारा की चाल हम जानना चाहते हैं, धारा की चाल हम जानना चाहते हैं तो यही दोनों चाल जो ऑलरेडी गिवन है इनको घटा के आधा कर दिया जाए। यानी पहले शांत जल में नाव जो बताने के लिए इनको जोड़कर आधा किया जाना चाहिए और धारा की चाल बताने के लिए इनको घटा के आधा किया जाना चाहिए। यानी हम लिख सकते हैं 14 - 8/14 में से 8 घटाओगे तो 6 आएगा और 6/2 का मतलब हुआ 3 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर में लगभग 80% सवाल एकदम इसी कॉन्सेप्ट पर दिए गए। 80% सवाल केवल इसी कॉन्सेप्ट पर दिए गए हैं कि शांत जल में दोनों की चाल दी जाती है और आपसे कहा जाता है बताओ, शांत जल में नहीं, अनुप्रवाह की चाल दिया जाएगा और ऊर्ध्व प्रवाह की चाल दिया जाएगा। दोनों चाल दे करके शांत जल में नाव की चाल पूछी जाती है। यही सवाल है। तो हम कुछ उदाहरण करवाते हैं आपसे और फिर हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। ठीक है, आओ चर्चा करते हैं। एक सवाल लिखते हैं, हाँ आप उसे लगाने का प्रयास करें। एक नाव की धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के प्रतिकूल चाल कितना हो गया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे दिया रहेगा तो नाव की शांत जल में चाल बताओ। शांत जल में चाल तथा धारा का वेग बताओ। धारा का वेग, दरअसल चाल ही कहना चाहिए लेकिन आप ज्यादातर देखोगे धारा का वेग लिखा रहता है। वेग क्यों लिखा रहता है आप जानते हो, थोड़ा सा फिजिक्स अगर पढ़ते होंगे तो, क्योंकि नदी किस दिशा में जा रही है तय है, पहले से जानकारी है। तो आप जानते होंगे चाल जो होता है वो अदिश राशि है, लेकिन वेग जो होता है वो सदिश राशि है, जिसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ में उसका दिशा भी दिया जाए। इसलिए धारा का वेग अक्सर लिखा रहता है। हालांकि यहाँ आवश्यकता है नहीं, आप जो मैथ लगा रहे हो वही ठीक है, फिजिक्स के यहाँ कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा था इस बात को। तो अब अगर हमको शांत जल में नाव की चाल बतानी है, देखो यही हमको बतानी है, तो हम तुरंत लिखेंगे भाई शांत जल में अगर हमको जाना है तो मैं लिखूंगा शांत जल में नाव की चाल कितना हो जाएगी, दोनों जोड़ेंगे 17 + 9 और बटा 2 कितना हो जाएगा, 26/2 काटोगे 13 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 13 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा शांत जल में नाव की चाल। और अगर मुझे धारा की चाल बताना हो तो धारा की चाल, देखो वेग लिखना चाहिए था, ठीक है, धारा की चाल हो जाएगा 17 - 9/2 यानी 8/2 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना मजेदार है ये कि बिना कुछ ज्यादा प्रयास के इतने आसानी से उत्तर बन जाता। अब इसमें घुमावदार सवाल बनेंगे, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ इतना इजी नहीं होता है, लेकिन तब भी बहुत कुछ आसान ही होता है ना। तो हम इस पर कई सारे सवाल लगाते हैं, है ना। सवालों को देखिए, लगाना कैसे है, महसूस कैसे करना है, तरह तरह के उदाहरण से हम देखते हैं और आप इसे समझने की कोशिश करें। कोशिश यह भी करें कि आप एक दिन के अंदर कम से कम 40 प्रश्न अगर आप रोज करते हैं, रोज मान लीजिए आपको समझ में आ रहा है 40 या नहीं भी आ रहा है, 40 पर ट्रायल जरूर करें बस। और रोज ये नियम बनाएं
हमें 40 प्रश्न पर रोज ट्रायल करना है। बताओ क्या होगा? कुछ महीने के भीतर कोई गणित की एक किताब कई बार हल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर कई बार आपने हल किया तो उसके जो 80% लगभग सवाल है, हम 100 की बात नहीं कर रहे, लगभग 80% सवाल आपकी जबान पर आ जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो आप कोई भी परीक्षा बहुत आराम से निकाल देंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन उसके लिए रोज का मेहनत आवश्यक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप आराम करें और जैसे एग्जाम आए तब से दिनों रात पढ़ के इकट्ठा कर ले जाएंगे। एकेडमिक के एग्जाम जो है ऐसे होते थे। आप लोगों में तमाम लोग हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन पढ़ा होगा। तो जब एग्जाम टाइम आता तो अचानक लड़का बहुत सीरियस हो गया, सुबह शाम एकदम रात दिन पढ़ रहा है, रात भर जाग जाग के पढ़ रहा है, तो परीक्षा तो पास ही हो जाता है वो है। एकेडमिक पास हो सकता है लेकिन कंपटीशन नहीं पास हो सकता। कंपटीशन एक लंबे समय का एक निरंतर प्रयास है, लंबे समय का एक निरंतर प्रयास है। इसीलिए सबको यह नहीं मिल पाती है, क्योंकि सबके अंदर वह धैर्य नहीं होता है और जज्बा नहीं होता है ना। तो मैं चाहूंगा आपसे कि अगर आपके अंदर वो जज्बा है और आपने टारगेट कर लिया कि ये जॉब मुझे चाहिए, तो एक लंबे समय तक निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। और प्रत्येक पक्ष पर, नहीं केवल मैथ पर या केवल रीजनिंग पर या केवल जीके पर, पूरा ओवरव्यू सब पर होना चाहिए। प्रीवियस पेपर आपके पास होना चाहिए और निरंतर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अभी ये देखो सिपाही के एग्जाम में मतलब जिन लोगों को मिलने ही जा रही है, लगभग 60,000 लोगों की नौकरी फिक्स है, पा ही जा रहे हैं, पा जा रहे हैं। आपके आसपास जरूर कोई न कोई आदमी जरूर होगा। इतनी बड़ी वैकेंसी में इतना आसपास में ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। चलो अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 55 किलोमीटर जाती है तथा धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाती है। अब ध्यान से देखो मैंने क्या लिख रहा। एक नाव धारा की दिशा में 55 किलोमीटर जाती है तथा धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाती है। उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग बताइए। ये सवाल है, धारा का वेग बताइए। क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? एक नाव है जो नदी के साथ साथ 55 किलोमीटर जाती है और नदी के उल्टा चले तो 35 किलोमीटर जाती है। उसे प्रत्येक दशा में, यानी इधर भी जाए चाहे उधर जाए, दोनों दशा में उसको 5 घंटे लग रहे हैं। इधर भी जाए तो 5 घंटे, इधर भी जाए तो 5 घंटे। अब हमको पूछा गया शांत जल में नाव की चाल बता दो और धारा का वेग बता दो। तो हम क्या करेंगे? हम पहले अनुकूल चाल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? देखो हम ज्ञात करेंगे अनुकूल चाल उसकी क्या है। अनुकूल चाल माने डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या है भैया? 55 किलोमीटर गए हो और 5 घंटा लगा है, निश्चित रूप से 11 किलोमीटर प्रति घंटा चाल रही होगी अनुकूल चाल। और फिर हम प्रतिकूल चाल निकालते हैं। प्रतिकूल चाल निकालेंगे तो भाई साहब गए हैं 35 किलोमीटर 5 घंटा में, ये आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब जैसे ही ये दोनों बात मेरे सामने आई, ऐसे हम शांत जल में वेग निकाल सकते हैं। शांत जल में उसकी चाल में नाव की चाल निकालने जा रहे हैं। देखो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। 11 + 7 18, 18 का आधा कितना होता है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा आपका उत्तर आ गया। और धारा का वेग बताना है तो धारा का वेग बताने के लिए क्या करेंगे? तो घटाएंगे, 11 में से 7 घटाएंगे, 4 आ जाएगा है? और 4 का आधा कर देंगे, क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देख सकते हो आप सवाल क्या है, सवाल लगाने का तरीका क्या है और कितने आसानी से इसे लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सारे सवाल इतने ही आसान होते, कभी कभी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लग सकता है, द्विघात समीकरण लग सकता है? और कभी कभी
दो चरों का रैखिक समीकरण भी लग सकता है, निर्भर करता है सवाल कैसा है। अभी लेता हूं मैं एक सवाल। तो चलो एक सवाल लेते हैं। एक नदी में धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नदी में धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव नाव नहीं, स्टीमर ले लेते हैं, है ना। एक स्टीमर स्टीमर धारा के साथ 6 किलोमीटर जाकर वापस आती है। 6 किलोमीटर जाती है और वापस आती है और वापस आती है। उसे कुल 33 मिनट लगता है। 33 मिनट लगता है। तो स्टीमर की चाल बताओ। क्वेश्चन समझ पाए? एक नदी है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा बह रही है। अब एक स्टीमर उठाए, 6 किलोमीटर धारा के साथ गए और वही वापस आ गए। इतना करने में कुल 33 मिनट का टाइम लग गया। अब आपको बताना है जो स्टीमर चल रहा था वो किस रफ्तार से चल रहा है। बस इतनी सी बात है। और देखा जाए, मुझे याद नहीं आ रहा, मान लो गिनती कुछ इधर उधर होगी तो कोई बात नहीं। और सवाल देखें, सवाल हल करने का तरीका हम लोग को सीखना है बस। मैं मान लेता हूं, माना स्टीमर की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, हमने मान लिया। तो जब हम 6 किलोमीटर जाएंगे तो जाते समय हमारी चाल हो जाएगी x+2, और जब हम लौटेंगे 6 किलोमीटर आते समय हमारी चाल हो जाएगी x-2, और टोटल टाइम जब हम जोड़ेंगे तो हमें लगेगा 33 मिनट, जिसको हम घंटा बना सकते हैं। दैट्स ऑल। क्वेश्चन देखो, 6 किलोमीटर जाना था, दूरी था, और दूरी को हम चाल से भाग देंगे तो हमारा समय मिलेगा। तो 6 किलोमीटर हम जाएंगे तो x+2 की चाल से, और जब 6 किलोमीटर लौटेंगे तो x-2 की चाल से, और दोनों टाइम जोड़ दिया जाए तो 33 मिनट लगेगा। उसको मैंने घंटा बना दिया। अब चलो इसे हल किया जाए। अगर मैं 6 यहाँ कॉमन ले लूँ, ये बन जाएगा x-2 और प्लस x+2 अपान x²-4। समझ पा रहे? देखो, अगर मैं 6 कॉमन ले लूंगा तो x-2 इधर आ जाएगा, x+2 इधर चला जाएगा, और बराबर है 33/60। 33/60 को हम छोटा कर सकते हैं 3 से, ये हो जाएगा 11/20। 3 से हमने काट दिया, और ये 6 आएगा तो नीचे ही आएगा। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर बराबर ना करो, अगली लाइन करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये x-2 + 2 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2x अपान x² - 4 बराबर 11/120। समझ पा रहे हो? 6 क्या हुआ, 6 इधर आएगा तो पानी ही जाएगा, 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बन सकता है, ये बन जाएगा कि 11x² - 44 बराबर 12×24, 240x। बोलो, और अगर हम पक्षांतर करके उसको इधर लाएं तो हमारे पास समीकरण बन जाएगा 11x² - 240x - 44 बराबर 0। यह है कहा। अब इसी को हमें हल करना है। अब इसको हल करने के लिए आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण हमें लगाना पड़ेगा। फिर से देख लीजिए सवाल को, बहुत अच्छे से पहचानिए। मैंने अभी देखा था, शुरुआत में मैंने जो एग्जाम्पल दिया बहुत ही आसान टाइप का सवाल था, जिसमें मैंने कहा कि उनकी दोनों की चाल को जोड़ के आधा कर देंगे। एक टाइप का सवाल था वो। और अब देखो ये एक सवाल क्या आ रहा है, इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। हमें जाना था 6 किलोमीटर और आना था 6 किलोमीटर। ऐसा करने में हमको लग रहे 33 मिनट, जबकि हमें दिया बताया गया है कि हमें धारा की चाल जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या करना चाहिए, पहले 11 का 44 से गुणा कर लेना चाहिए। आओ जरा करते हैं।
अगर हम 11 गुणा 44 करते हैं तो 11 चौक 44 4, 11 चौक 44 4 48, ये आता है 484। यानी हमें दो संख्या ऐसी चाहिए, दो संख्याएं को जोड़े तो -240 आए और गुणा करें तो 484 आ जाए। सोच के दिखाओ, ऐसी संख्या कितनी जल्दी आप सोच सकते हैं। अगर आप जल्दी सोच पाएंगे तो आपका जल्दी उत्तर आ जाएगा, देर में सोचेंगे तो देर में आएगा। आओ भी दिखाएं। अगर हम इसको अगर -242 और +2 लिख दें, क्या हो जाएगा? -242 और +2 लिख दें, अब होगा क्या? इनको जोड़ कर देखिए, -240 आया, और इन्हें गुणा करके देखिए, -484 आया। बस हो गया काम। और रख देते हैं, तो मैं यहां रख सकता हूं 11x² -242x +2x -44 बराबर 0। हम यहाँ पर 11x कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा x -22, और यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, आ जाएगा x -22। अब जरा बताओ, एक ब्रैकेट में x -22 और एक ब्रैकेट में 11x + 2 और बराबर 0 तो रहेगा ही। अब यहाँ हो जाएगा x बराबर 22, यहाँ हो जाएगा x बराबर -2/11। देखो, माइनस में कोई चाल हो नहीं सकती है, इसलिए ये वाला चाल हमारा उत्तर आ गया कि हमें स्टीमर की चाल मिल गई 22 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल को आप ध्यान से देख लीजिए, कैसा सवाल है। देखो, महसूस करो सवाल को, इतना भी बड़ा सवाल संभव है। हा? हमें क्या करना होगा? हर तरह के सवाल हमें लगाना है। हमें यह नहीं देखना कि कोई सवाल छोटा है कि बड़ा है, हमें बस आना चाहिए उसको, है ना। कैसे लगाया गया आपके सामने है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे सवालों पर जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो आपको बहुत सारे सवाल छोटे नजर आएंगे, है ना। एग्जाम के जो सवाल होते हैं वो बहुत बड़े नहीं बनाए जाते, वो खाली ट्रिकी बनाए जाते हैं। ट्रिकी माने कुछ ऐसी खास बात होती है, अगर वह ट्रिगर आपका मिल गया तो फिर सवाल बहुत जल्दी आ जाएगा, और अगर नहीं मिला समय लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। और देखो, एक और उदाहरण लेते हैं। एक नाव धारा की दिशा में कितना गया? 44 किलोमीटर, तथा धारा के विपरीत कितना गया? 33 किलोमीटर। जाने में 10 घंटे का समय लेती, 10 घंटे का समय लेती। एक नाव है, 44 किलोमीटर धारा के दिशा में जा रही है और 33 किलोमीटर धारा के विपरीत जा रही है। ऐसा करने में उसको समय कितना लग रहा? 10 घंटे का समय लगता है। वही नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 55 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 44 किलोमीटर जाने में 13 घंटे का समय लेती है। गिनती देखो अपने हिसाब से बदल सकते हैं, कोई भी सवाल ले ले, अच्छा रहेगा। अगर मैं इसको क्या करें, थोड़ी सी गिनती बदल देंगे तो ठीक रहेगा। लगा दें ऐसे ही, दरअसल लघुत्तम लेने में बड़ा पड़ जाएगा, इसलिए मैं देख रहा हूँ गिनती मेरी जो है बड़ी होती जा रही है। तो ये गिनती ही हटा देते, सारी गिनती अब तक हटा देते, फिर से बदल देंगे। 55। अब देखो नई गिनती ले रहे हैं। धारा की दिशा में धारा की दिशा में 44 सही है, और धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाते हैं। ठीक है, वही धारा की दिशा में 55 सही है, धारा की विपरीत दिशा में 40 चले जाते हैं।
ठीक है, अब सही है। 13 घंटे का समय लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग बताओ। धारा का वेग बताइए। अब जरा सवाल ध्यान से देखो। एक नाव है, तो धारा की दिशा में उसको 44 किलोमीटर जाना है और विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाना है। ऐसा करने में उसको 10 घंटे का समय लग रहा है। और यही नाव धारा की दिशा में 55 किलोमीटर जा रही है और धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जा रही है, तब उसे 13 घंटे का समय लग रहा है। आपको बताना है शांत जल में नाव की चाल क्या है। हम क्या करते हैं कि अनुकूल चाल को x मान लेते हैं और प्रतिकूल चाल को y मान लेते हैं। अपने मन से मान लो आप। है? अनुकूल चाल को हमने x मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा माना। अनुकूल चाल, अनुकूल समझे, धारा की दिशा में अनुकूल चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। आओ देखा जाए। जब 44 किलोमीटर आप अनुकूल गए हैं तो आपको लिखना पड़ेगा 44/x और प्लस 30/y बराबर 10। ऐसे ही अगर आप 55 किलोमीटर जाएंगे x और प्लस 40/y बराबर 13। अब क्या करोगे आप? ये देखो 55-44 का लघुत्तम थोड़ा सा बड़ा आएगा, 40-30 का लघुत्तम आप ले सकते हैं। 40 और 30 का लघुत्तम लेंगे 120। यानी इस वाले समीकरण में अगर हम 4 से गुणा कर दें, इस वाले में हम 3 से गुणा कर दें, तो हमारा कम से कम y बराबर हो जाएगा। और करें बराबर, 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक के 16, 4 चौक 16 17, 176/x और प्लस 120/y बराबर आ जाएगा 40। हमने क्या किया? 4 से पूरे पद में गुणा किया। अब इसमें 3 से पूरे पद में गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 165/x प्लस 120/y बराबर आ जाएगा 39। अब घटा दीजिए इसको। अगर आपने इसे घटा दिया तो माइनस 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 और ये पूरा कट जाएगा। अगर पूरा कट गया तो देखो क्या आया, 11/x बराबर 1 आया। x बराबर क्या आ जाएगा? 11। x माने क्या आ गया? अनुकूल चाल हमें मिल चुका। अब ध्यान से देखिए, अगर x की चाल हमें 11 पता चल चुकी है और मैं यहाँ 11 रख दूं पहले वाले में, 11 चौक 44, 4 आया। इस 4 को मैं इधर ले जाऊंगा तो यहाँ 6 बचेगा और 6 25 30 हो जाएगा। y की वैल्यू 5 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। आप समझ पा रहे हैं? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर x की वैल्यू हम 11 यहाँ रख देते हैं, 11 चौक 4 आ जाएगा। 4 जब हम राइट साइड ले जाएंगे तो 10 में से घट के 6 बचेगा, तो बचेगा 30/y बराबर 6, 6 25 30, यानी y बराबर 5 आ गया। अब जैसे ही दोनों चाल हमें पता चली तो हम क्या लिख सकते हैं? 11 प्लस 5/2 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आया? इस शांत जल में नाव की चाल आ गई। और 11 माइनस 5/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल आपके सामने है। सवाल की प्रकृति देखिए। ऐसे सवालों पर जब आप अभ्यास करेंगे तो आपसे सवाल लगाना बहुत आसान हो जाएगा। हर टाइप के सवाल ऐसे लीजिए, उसे समझने का प्रयास करिए। बहुत ज़्यादा टाइप के यहाँ सवाल नहीं है, अनुपात के कुछ सवाल मिल सकते हैं। ऐसे करके पूरा एक्सरसाइज खत्म। यानी जब आप समय दूरी पर अगर 200 सवाल कहीं पाएंगे तो धारा पर मुश्किल से आपको 30-40 सवाल मिल सकता है। सवाल ही कम बने हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल हैं ही नहीं, है ना? इतना ज़्यादा पूछे नहीं गए। आपको क्या करना है? इस पर अभ्यास करना है और हम इस पर प्रैक्टिस शीट लाएंगे। इसमें क्या करेंगे कि नावधारा भी रहेगा, उसमें हम रेलगाड़ी के भी सवाल ले लेंगे और समय दूरी के सवाल ले लेंगे और सबको मिला के प्रैक्टिस करवा देंगे। लेकिन इस बीच में आप याद रखें कि हमने जो कहा है कि 40% डेली, वो 40% जरूर लगाने का प्रयास करें। काम की चीज़ है। अगर आप मतलब आपको याद रहेगा और यह बात कर पाए आप, तो बहुत जल्दी ही गणित पर आप अपना कमांड हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।